नमस्कार, मैं मुकुल ज्योति मिंज, डाइट संकाय सदस्य गुमला। बच्चों, मैं कक्षा 7 विषय विज्ञान में पाठ 3 जल अनमोल संसाधन पढ़ा रही हूँ। जल एक प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है आसानी से उपलब्ध होना, जो हमारे लिए उपयोगी होता है। तो जल हमारे लिए आसानी से भी उपलब्ध होता है और उपयोगी भी होता है। तो इसे हम विस्तृत रूप में 7वीं कक्षा के विज्ञान में पढ़ेंगे। तो किस तरह से ये जल हमारे लिए अनमोल संसाधन है, जिसे हम विस्तार पूर्वक अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हैं। तो आइए आप ध्यानपूर्वक पाठ्य पुस्तक द्वारा दिए गए बातों को ध्यान से सुनें और समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपने समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न द्वारा प्रसारित समाचारों में जल संकट की चर्चा एवं दृश्य देखे होंगे। आसपास नलों और चापाकल के सामने पंक्तियों में लगकर पानी भरती महिलाएं कभी कभी इन लंबी कतारों में लड़ाई झगड़े, जल की मांग के लिए धरने और प्रदर्शन आदि। ऐसा दृश्य विशेषकर गर्मी के दिनों में देखने को मिलता है। बच्चों, आप लोगों के पास यह समस्या आई होगी, क्योंकि पानी ऐसा संसाधन है, अनमोल संसाधन, जिसके बिना हम जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। विद्यालय में पेयजल संकट से परेशानी। ये जो हमारे दिया हुआ है चित्र, ये पेयजल संकट से संबंधित समाचार पत्र का कतरन है, जो आए दिन पेपर में या अखबार पेपर में छपता रहता है। विशेषकर गर्मियों के दिनों में यह छपता है। तो इसका मतलब हुआ कि आपने विद्यालय, प्रखंड कार्यालय व बाजार में बड़े बड़े पोस्टरों को देखा होगा। इसमें जल की बचत के संदेश होते हैं। इन संदेशों को अपनी कॉपी में लिखिए और अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए। इन संदेशों में आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि पानी के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना पानी का हमारा पाचन शक्ति भी नहीं हो पाता है। पेड़ पौधे बिना पानी का जीवित नहीं रह सकते हैं। मतलब हर काम हमें पानी के द्वारा ही करनी होती है। तो क्रियाकलाप जानते हैं क्या होता है क्रियाकलाप में। नीचे दी गई जल की आवश्यकता की सूची को पूरा करना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है एक चित्र, इसमें भोजन का पाचन, जैसे कि मैं चर्चा कर रही थी, प्रकाश संश्लेषण और भोजन पकाना, ये सब क्या है? मनुष्य के लिए भोजन का पाचन, पेड़ पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण, अन्य आवश्यकताएं भोजन पकाना, जिसके लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं पानी को उचित मात्रा भी विश्व के सभी लोगों को प्राप्त नहीं है। जल के महत्व को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2003 को 2003 वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल दिवस के रूप में मनाया है। जल संरक्षण की महत्ता को दर्शाने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे आप याद करेंगे। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है। जल की कमी पूरे विश्व में चिंता का विषय बन गई है। ऐसा अनुमान है कि अब से कुछ ही वर्षों में विश्व के 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। जल की कमी पर चर्चा करने से पूर्व हमें जानना जरूरी है कि हमारी पृथ्वी पर उपयोग के लिए कितना जल संसाधन या जल उपलब्ध है, कितना जल उपलब्ध है। अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली आभा लिए दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? अंतरिक्ष से नीले रंग का दिखाई देती है, क्योंकि इसका लगभग 3/4 भाग जल है। जल की उपलब्धता में 97% जल समुद्र के खारे पानी के रूप में मौजूद है। कितना? 97। तो
2% जल हिम शिखर पर बर्फ के रूप में और 1% जल पेयजल के रूप में विद्यमान है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह काफ़ी मात्रा में खारे पानी के रूप में है और मात्र 1% ही जो हमारे पीने योग्य है और हमारे विश्व की आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अंतरिक्ष से पृथ्वी में नीली आभा दिखाई देती है, तो हम देख रहे हैं इस चित्र में दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई दे रही है। सारणी में दिए गए विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हुए पृथ्वी में उपलब्ध आलवन जल का आकलन करना है। पृथ्वी में उपलब्ध आलवन जल का आकलन। चरण, चित्र और टिप्पणी। लगभग 30 लीटर क्षमता वाले एक बाल्टी में पूरा जल भरते हैं और यह चित्र दिया हुआ है। मान लीजिए कि बाल्टी का जल पृथ्वी उपलब्ध कुल जल को प्रदर्शित करता है, मतलब पृथ्वी के जल को प्रदर्शित करता है। एक 5 ml या मिलीलीटर क्षमता का चम्मच लीजिए और बाल्टी में 100 चम्मच जल का जैसे किसी छोटे पात्र में डाल लीजिए, जैसे यहाँ मग का चित्र दिखाया गया है। यह पृथ्वी पर उपलब्ध आलवन जल को प्रदर्शित करता है। मग से 30 चम्मच जल को कांच के किसी गिलास में डालिए। ये जैसे चित्र में दिखाया गया है, यह भौम जल के रूप में पाए जाने वाले उपयोग योग्य जल की मात्रा के समान है। अंत में मग में 1/4वां भाग जल निकालिए, मतलब चम्मच से निकालना है। यह विश्व की सभी झीलों, नदियों उपस्थित कुछ आलवन जल की मात्रा प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से हम में से अधिकांश लोग जल को एक सीमित संसाधन मानते हैं, जो हमारे सारणी के द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। क्रियाकलाप से क्या आपको मानव उपयोग के लिए उपलब्ध जल की वास्तविक स्थिति का आभास हुआ? इस विषय पर कक्षा में आपस में आप चर्चा करें, मतलब किस तरह का स्थिति है, आभास हुआ। जैसे कि आप भी अपने घरेलू उपयोग में बिना पानी के रह नहीं सकते। अगर एक दिन भी हमें पानी नहीं मिला तो हमारा सारा जीवन प्रभावित होता है। अब आते हैं जल की अवस्थाएं। प्रकृति में जल ठोस, द्रव एवं गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कौन कौन अवस्था में? गैस, ठोस और द्रव। जल का ठोस द्रव रूप बर्फ है और ओला है। मतलब क्या क्या है? ओला और बर्फ। यह द्रव रूप में पृथ्वी पर समुद्र, झील, नदी, तालाब आदि में पाया जाता है। यह जल की सामान्य अवस्था होती है। जल गैसीय अवस्था में भाप या जलवाष्प के रूप में पाया जाता है, मतलब गैसीय अवस्था में पाया जाता है जलवाष्प के रूप में। जल की तीनों अवस्थाओं का रूपांतरण प्रकृति में जल चक्र के दौरान होता है। जल चक्र के दौरान होता है। पृथ्वी के से वायुमंडल तथा वायुमंडल से पृथ्वी पर जल के आवागमन की क्रिया एक चक्रीय क्रम में होती है। जल के इसी चक्रीय क्रम को जल चक्र या वाटर साइकिल कहा जाता है। मतलब वायुमंडल से पृथ्वी का जल के आवागमन की क्रिया और एक चक्रीय क्रम में होती है। जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि बारिश हो रही, बादल है और फिर इस पर क्या हो रहा है? वर्षण हो रहा है और संघनन की क्रिया हो रही है और वाष्प उत्सर्जन की क्रिया भी चल रही है और अंतःस्येदन मतलब अंदर में की क्रियाएं चल रही हैं और फिर बारिश हो रही है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। जल के विभिन्न स्रोत।
सागर, नदी, झील से जल का वाष्पीकरण होता है। पौधे भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान जलवाष्प मुक्त करते हैं। ये सभी वाष्प जल वायुमंडल में जाकर बादल का निर्माण करते हैं। बादल संघनित होकर पृथ्वी पर बर्फ, वर्षा और ओला के रूप में वापस चला जाता है। वर्षा का जल अधिकांश भाग नदी, नालों आदि से होता है, सागर तक पहुंच जाता है। वर्षा जल का कुछ भाग मिट्टी में घिसकर या रिसकर भूमिगत जल के रूप में नीचे संचित हो जाता है। यह जल पुनः चापाकल, नलकूप द्वारा सतह पर लाया जाता है। पौधे में मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। इसी प्रकार प्रकृति में जल का चक्र चलता रहता है और इस जल के कारण ही पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है। मतलब इसको संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ जल क्या हो जाता है, स्थिर या सूख भी जाता है, अवशोषित हो जाता है। जल के स्रोत, सोर्सेस ऑफ वाटर। प्रकृति में जल चक्र जल के मुख्य स्रोत हैं सागर, नदी, झील, तालाब आदि। भूमि के नीचे भी जल का बड़ा भंडार विद्यमान है। ध्रुवीय प्रदेशों तथा पर्वतों के शीर्ष पर बर्फ के रूप में यह पाया जाता है। प्रकृति में जल के मुख्य स्रोत, वर्षा का जल। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत वर्षा जल है। हमारे देश में कृषि वर्षा जल पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षा जल में धूलकण, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि घुले रहते हैं। कौन कौन से प्रदूषण के रूप में होते हैं वर्षा जल में? धूलकण, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि। ये किस में रूप में होते हैं? घुले हुए रूप में होते हैं। इस प्रकार वर्षा को क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहा जाता है। आगरा स्थित ताजमहल के पीले होने के कारण अम्ल वर्षा जल है। सतही जल। वर्षा जल का अधिकांश भाग पृथ्वी की सतह में बहुत बहता हुआ नालों, नदियों, तालाबों और झीलों में आकर इकट्ठा हो जाता है। भूमिगत जल। वर्षा जल का कुछ भाग पृथ्वी को मिट्टी के छिद्र से नीचे रिसकर चट्टानों की दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। जल के इस प्रकार रिसने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंतःस्यंदन या इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। भूमि के नीचे वाले सतही जल को भूमिगत जल कहा जाता है। इसके ऊपरी सतह को भौम जल स्तर या वाटर टेबल कहा जाता है। इसकी ऊंचाई अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। चापाकल तथा नलकूप द्वारा पानी के इसी स्तर पर निकाला जा सकता है। जैसे कि यहाँ भूमि, भौम जल स्तर, भौम जल, ये भौम जल और भौम जल स्तर का चित्र दिया है, जिसे आप अपनी कॉपी पर बनाएंगे और इसका अभ्यास करेंगे। भौम जल स्तर में कमी या अपक्षय। बढ़ती मानव जनसंख्या तथा जल की मांग पृथ्वी के जल स्रोतों पर गहरा दबाव उत्पन्न कर रही है। करीब 70% भूमंडलीय स्वच्छ जल सिंचाई में लग रहा है ताकि इस बढ़ती आबादी की आवश्यकता के लिए ज़्यादा उपज की जाए। घरेलू औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भी जल स्रोतों पर दबाव पड़ा है। प्रति व्यक्ति जल की खपत भी बढ़ी है। इससे भौमजल स्तर में कमी आई है। भौमजल स्तर में आई कमी के कारण कई प्रमुख कारण हैं। पहला, जनसंख्या वृद्धि, कृषिगत उपयोग, औद्योगिकीकरण, वर्षा का असमान वितरण, वन की कटाई, जल की बर्बादी। अब आप जानते हैं कि किन कारणों से भौमजल स्तर का अपक्षय हो रहा है। हमें यह भी जानना है कि जल का वितरण या विश्व भारत एवं झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार हो रहा है। कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होती है और वह जल से समृद्ध है, तो कई जगह कम वर्षा होती है।
झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 140 सेंटीमीटर, जिसे आप याद रखेंगे। 80% से अधिक वर्षा जून से सितंबर माह में होती है। कब होती है 80% वर्षा? जून से सितंबर माह के मध्य तक। पूर्वी भाग प्रमुखता बंगाल की खाड़ी से, जबकि मध्यवर्ती और पश्चिमी भाग अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जुड़ी वर्षा के लिए जल प्राप्त करता है। राज्य के गढ़वा, पलामू और चतरा जिले का उत्तरी भाग कोडरमा, हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले के उत्तरी भाग गोड्डा आदि क्षेत्र में औसत वर्षा मात्र 120 सेंटीमीटर से कम होती है। दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, सरायकेला, देवघर, दक्षिणी गिरिडीह में 120 से लेकर 145 सेंटीमीटर अधिक वर्षा औसत वर्षा होती है। गुमला, पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, रांची के अधिकांश क्षेत्रों में 140 से 160 सेंटीमीटर औसत वर्षा प्राप्त होती है। जल प्रबंधन, जो हम अगले पाठ पर पढ़ेंगे। आज के लिए इतने ही पढ़ते हैं और अगले वीडियो में सेकेंड पार्ट लेकर मैं इस पाठ को